नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में। आज हम सततता और कलनीयता पर छठा लेक्चर लेके चल रहे हैं। हम आपको सततता पूरी कंटिन्यूटी पूरा अच्छे से समझा दिए हैं, है ना। आप लोग उसे एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना। इसके बाद देखिए हम आप लोग को अवकलनीयता समझाए थे। अवकलनीयता क्या होती है, क्लियर। अवकलनीयता कैसे होती है, और बाबू अगर किसी भी ग्राफ में अगर एज पॉइंट है तो उस एज पॉइंट पे फंक्शन अवकलनीय मतलब क्या डिफरेंशिएबल नहीं होता है। बताए थे ना आपको बाबू। ऐसे हम लोग ग्राफ भी बना लिए थे, और उसके बाद से दो फलन सतत भी बता दिए थे कि अगर कोई फलन जो है सतत है तो ज़रूरी नहीं कि हो कि वह अवकलनीय है, ठीक है ना। कोई फलन अगर सतत है तो ज़रूरी नहीं कि वह अवकलनीय भी होगा। इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व किए थे, मॉड ऑफ एक्स। बाबू बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो एक बार वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आपको यह इसके बाद हम लोग पढ़ने वाला टॉपिक समझ में आए, क्लियर है ना। और इसके बाद हम लोग उसमें बताए थे कि कोई अगर फलन अवकलनीय है, अगर कोई फलन अवकलनीय है तो वह फलन क्या होगा, सतत होगा, क्लियर ना। अगर कोई फलन अवकलनीय है तो वह फलन 100% सतत होगा। समझ में आ रहा है। उसके लिए भी हम लोग सॉल्व कर लिए थे। चलिए उसके बाद हम लोग क्या किए थे कि कुछ अवकलन के परिभाषा, अवकलन के कुछ क्या फॉर्मूला याद किए थे, डायरेक्ट याद किए थे। बोले थे कि उसको कैप्सूल की तरह क्या करिएगा, घोट के मतलब कि एकदम पी जाइएगा ना। उसको समझने की जरूरत नहीं है, जितने भी याद कराए हैं उसको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद चलिए देखते हैं हम लोग अवकलन करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं 5.2, है ना, एक्सरसाइज 5.2। इसमें क्या है बाबू, इसमें आपको दिया गया है कि फलन, पहला नंबर आपका क्वेश्चन है। पहला नंबर आपका क्वेश्चन क्या है कि x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन ज्ञात कीजिए। x के सापेक्ष जो भी फंक्शन है उसका अवकलन ज्ञात करना है। तो चलिए ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है ना, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं बाबू। अगर कभी भी आपको ऐसा दिखे d/dx, क्लियर है ना, d/dx, तो ये वाला फोटो जो है बाबू, यहाँ पर जो x है, इसी वो जो लिखा है ना x, इसका मतलब अगर यहाँ पे कोई भी फंक्शन fx है तो fx का अगर x का फंक्शन होगा तभी उसका x के सापेक्ष अवकलन होगा। समझ में आ रहा है। अगर कोई x का फंक्शन होगा तभी उसका x के सापेक्ष में अवकलन होगा। तो हम इसको क्या कहेंगे बाबू, fx का अवकलन x के सापेक्ष। अगर आपको ऐसा दिखे f ऑफ t, मतलब कोई फंक्शन ऐसा दिखे जिसमें t लगा हो, क्या लगा बाबू, t लगा हो, तो इसका अवकलन हम x के सापेक्ष नहीं कर सकते। इसका अवकलन हम किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष। तो जो फॉर्मूला हमारा यूज़ हो रहा है वही यूज़ होगा। मतलब फंक्शन देख रहा है, जिस रूप में फंक्शन होगा, जो भी वेरिएबल फंक्शन का होगा उसका अवकलन भी उसी वेरिएबल में होता है। अगर ऐसा वेरिएबल ना हो, अगर दूसरा वेरिएबल यहाँ हो और उसका दूसरे वेरिएबल के साथ अगर अवकलन करना हो तो वह कांस्टेंट माना जाता है। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर फंक्शन भी वही हो, x का ही फंक्शन हो और x के ही सापेक्ष अवकलन करना है तो हमें इसका अवकलन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बाबू। इसी तरह बाबू चलिए हम लोग आगे धीरे से आगे बढ़ते हैं इसको लेते हुए, है ना, कि x के सापेक्ष अवकलन। ये बाबू इसके बाद आपका इसी अवकलन में एक नियम आता है बाबू, आपका श्रृंखला नियम। पहले उसको जान लेते हैं, श्रृंखला नियम, क्लियर। ये श्रृंखला नियम क्या होता है, एनसीईआरटी में सबसे पहला क्वेश्चन श्रृंखला नियम पर ही दिया है कि श्रृंखला नियम होता क्या है, क्लियर। जैसे कि आपको फंक्शन एक ही में दे दे, x, y और z ऐसा दे दे, मतलब तीन वेरिएबल एक साथ दे दे, तीन वेरिएबल क्या कर दे, एक साथ दे दे, और पूछे कि इसका अवकलन ज्ञात कीजिए। तो क्या आप d/dx के सापेक्ष इसका अवकलन कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, लेकिन इसमें x के सापेक्ष x ही वेरिएबल है, ये दोनों कांस्टेंट माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे। समझ में आ रहा है। मतलब कि जिसके सापेक्ष हमको अवकलन करना है बस वही उसका वेरिएबल होगा और उसी का सोल्यूशन होगा, इन दोनों का नहीं होगा, ठीक है। तो श्रृंखला नियम में क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन अलग अलग वेरिएबल का है और सब आपस में मल्टीप्लाई में है तो उसका लगातार हम लोग क्या करते हैं, अवकलन करते जाते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार करेंगे d/dy xyz और एक बार करेंगे d/dz xyz। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार करेंगे d/dx xyz, फिर d/dy xyz और d/dz xyz, क्लियर है ना। इसका मतलब कि जिसके सापेक्ष हमको अवकलन करना है उसको एक बार, फिर जिसके सापेक्ष करना है उसको एक बार, फिर जिसके सापेक्ष करना है उसको एक बार लिखेंगे तभी यह अवकलन पूरा होगा। तो श्रृंखला नियम क्लियर है ना। अगर तीन वेरिएबल, अलग अलग वेरिएबल ऐसे मल्टीप्लाई में हो, जैसे कि मान लीजिए कि कोई वेरिएबल ऐसे साइन में लिखा है, साइन x स्क्वायर प्लस 2x, क्लियर। क्या लिखा है, साइन x स्क्वायर प्लस 2x। तो बाबू अगर ऐसा फंक्शन दिया हुआ है तो इसमें ध्यान दीजिए कि साइन का जो ऑपरेटर होता है वो तो केवल x होता है ना,
साइन का ऑपरेटर क्या होता है, केवल x होता है कि नहीं। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में बताए थे आप लोगों को कि साइन x का अगर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो उसका अवकलन आता है cos x। आता है कि नहीं आता है बाबू। साइन x का अवकलन क्या आता है, cos x। लेकिन यहाँ x की जगह क्या कर दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इसका मतलब कि इसके वेरिएबल, इसके ऑपरेटर को ही बिगाड़ दिया है कि नहीं बिगाड़ा है, इसके ऑपरेटर को बिगाड़ दिया है ना, बिगाड़ दिया ना। इसका मतलब इसका भी अवकलन होगा। अगर केवल x हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो, इसका मतलब कि इसका ऑपरेटर क्या हो गया है, बिगड़ गया है। तो अब ये जो ऑपरेटर बचा हुआ है ना, जो एक्स्ट्रा में दिख रहा है आपको, फिर इसी का अगर हम लोग अवकलन कर दें, एक तो इसका अवकलन होबे करेगा, समझ में आ रहा है, और इसके साथ साथ इसके बाद वाला जो ऑपरेटर बिगड़ा हुआ है उसी का अवकलन मल्टीप्लाई में कर दिया जाए तो इसको बोला जाता है बाबू श्रृंखला नियम। समझ में आ रहा है। अगर कोई फंक्शन ऐसा लिखा है जिसका ऑपरेटर बिगड़ा हुआ है ना, ऑपरेटर क्या है, बिगड़ा हुआ है, तो ऑपरेटर को बनाने के लिए तो इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, पहले इसी का डिफरेंशिएशन होगा। और इसको बाबू अगर मान लेते हैं कि इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा वेरिएबल एक नया वेरिएबल मान लीजिए, क्योंकि ऑपरेटर कैसा होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए ना। मान लीजिए इसको टी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बाबू, टी मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और देखिए अब ये बिगड़ा हुआ दिख रहा है कि बना हुआ दिख रहा है, बिल्कुल बना हुआ दिख रहा है, लेकिन इसका हम डिफरेंशिएशन क्या x के सापेक्ष कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष। लेकिन इसके बाद जो वैल्यू बाबू t का है उसका हम डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। अगर कोई फंक्शन का ऑपरेटर कुछ भी बिगड़ा हुआ है तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले तो एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कीजिए जो कि पूरा का पूरा फंक्शन एक रूप में दिख जाए, है ना, फंक्शन बना हुआ दिख जाए। फिर इसका डिफरेंशिएशन करिए उसी के सापेक्ष, जो आप ऑपरेटर लगाए हैं उसी के सापेक्ष कीजिए, और उसके बाद उस टी की वैल्यू आगे चल के उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। मान लीजिए कि ये भी बिगड़ा होता, क्या होता, ये भी बिगड़ा होता, मतलब इस पर भी स्क्वायर लगा होता, ऐसा, ठीक है ना, यहाँ पे स्क्वायर लगा होता तो क्या यहाँ पे भी स्क्वायर लगा होता ना। तो देखिए अभी भी ये बिगड़ा हुआ है कि नहीं बिगड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है। मतलब अभी भी यह फंक्शन कैसा वाला है, x की पावर n वाला है ना, समझ में आ रहा है। ये फंक्शन कैसा वाला है, x के पावर n वाला है। तो क्या इसको अब फिर से क्या ध्यान दीजिए, यह फंक्शन x के पावर n वाला है तो इसको कुछ और मान लें, है ना, ताकि इसका वेरिएबल यहाँ आ जाए, ऐसे रूप में आ जाए। समझ में आ रहा है। तो इसको t माने हैं। अब फिर इसी को मान लीजिए क्या बाबू, s मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन कैसा दिखेगा, d/dt साइन t, क्लियर, और इंटू d/d अगर मान लेते हैं s मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, s स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बाबू। एक नया वेरिएबल आ गया, नया आ गया ना। अब इसका स्क्वायर हो गया, अब बचा ये सिंपल, है ना, अब ये सिंपल बचा है। तो अब इसका क्या कर सकते हो, अब d/dx एक्स स्क्वायर प्लस 2x कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, स्टेप समझ में आ रहे हैं। अगर ऑपरेटर बिगड़ा हुआ है तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे, उसी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अगर वो भी ऑपरेटर अभी और बिगड़ा है, क्या दिख रहा है, अभी और बिगड़ा है, तो इसको फिर एक नया वेरिएबल मानेंगे और उसका उसी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और फिर जाके तब जाके हमारा ये ईमानदार व्यक्ति आगे मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बाबू। ये वाला अवकलन विधि समझ में आ रहा है। इसी को बोलते हैं वो श्रृंखला नियम। क्या बोलते हैं, श्रृंखला नियम। तो आपके चैप्टर में एनसीईआरटी में श्रृंखला नियम सबसे स्टार्टिंग में ही दिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन बनाते चलते हैं ना, शुरुआत से क्वेश्चन बनाते चलते हैं, फिर वैसे ही बनाएंगे टाइप वाइज। बाबू एक टाइप के 2 क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। अगर टाइप वाइज क्वेश्चन ज़्यादा दिखते हैं तो उसमें से कुछ आप लोग को भी बनाने होंगे, ठीक है ना। हम बता देंगे कौन कौन से क्वेश्चन बनाने हैं, कुछ हम बनाएंगे, कुछ आप लोग बनाएंगे, साथ साथ बनाते चलेंगे तो क्या होगा, सिलेबस ख़त्म होगा, है ना, साथ साथ बनाते चलेंगे। बाबू यहाँ ध्यान दीजिए कि 5.2 में आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या बाबू, पहला क्वेश्चन दिया है कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 फंक्शन है आपका, पहला नंबर क्वेश्चन है आपका साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, है ना, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 फंक्शन ये है। कह रहा है इसका x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना। यहाँ ध्यान दीजिए ऑपरेटर बिगड़ायल है कि बना हुआ है, बिगड़ा है ना, ऑपरेटर क्या हुआ है, बिगड़ा है ना। तो इसको एक नया वेरिएबल मानेंगे ना। तो देखिए हल करेंगे हम और क्या कर देंगे, यहाँ लिखेंगे माना
एक नया वेरिएबल, इस पूरे को क्या कर लीजिए, एक नया वेरिएबल मान लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू टी। क्लियर, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू टी। अब देखिए अगर यहाँ पे टी रख दें तब तो ये बना हुआ फंक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बाबू। हम इसका अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा ना, साइन टी। कोई दिक्कत इसमें बाबू नहीं ना। लेकिन जो टी माने हैं वो टी फिर इसी के बाद आके मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन जब उसका अवकलन करते हैं तब, ठीक है ना। तो अब अगर इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे इसका अवकलन क्या हो जाएगा बाबू बताइए। अगर मान लीजिए कि यह फंक्शन जो है आपका ऐसा दिया हुआ है, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ऐसा ही फंक्शन हमेशा देगा। तो ये जो फंक्शन है वो किसका है, y का है। क्लियर है ना, फंक्शन किसका है बाबू, y का है, सॉरी x का फंक्शन है लेकिन y के रूप में लिखा हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू वाई। क्लियर, तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई, ध्यान दीजिए t है ना, तो डी टी करेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी। क्लियर, और क्या हो जाएगा बाबू, साइन टी। समझ में आ रहा है, डी बाई डी टी साइन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। अब देखिए यहाँ पर, अब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, हमको तो आया डी वाई बाई डी टी ना, हमको चाहिए क्या, एक्स के सापेक्ष अवकलन, हमें चाहिए क्या, x के सापेक्ष अवकलन। इसका मतलब हमें यहाँ x तो मिला नहीं, x हमको चाहिए। क्लियर है ना, तो यहाँ ध्यान दीजिए जो t माने हैं, क्या किए हैं, जो t माने हैं उसी का हम यहाँ क्या कर देंगे, पहले तो यहाँ पर t की वैल्यू रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 और t का ही डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, किसके सापेक्ष बाबू, x के सापेक्ष। यहाँ पर वो नहीं समझना है डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी टी, तो उसको छोड़िए, है ना, ये करते हैं। क्लियर, डायरेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, डी एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी बाई डी एक्स, ये जो बिगड़ा हुआ फंक्शन है इसको लाके यहाँ पर रख दीजिए, तो यहाँ पे फंक्शन ऐसा हो जाएगा। अभी ये तो बिगड़ा है नहीं, प्लस लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर फंक्शन है, बगल में कांस्टेंट है, तो बिगड़ा तो है नहीं, मतलब डायरेक्टली इसमें इंट्रोड्यूस होके क्या हो जाएगा, यह इसका अवकलन हो सकता है। क्लियर, तो हमको ये फंक्शन बाबू कैसा मिलेगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, है ना, इनटू बाबू देखिए एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स में अवकलन करेंगे। याद करिए हम आप लोग को लिखवाए होंगे कि डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर n कितना होता है, पिछले लेक्चर में बता चुके हैं बाबू, ये होता है n एक्स के पावर n माइनस 1। क्लियर, इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू होता है वो आगे चला आता है और इसी पावर में एक कम हो जाता है ना। अवकलन का क्या मतलब होता है कि एक वेरिएबल, जो यहाँ वेरिएबल मतलब सॉरी यहाँ पर जो पावर लगा है वो आगे चला आता है और यहाँ से एक पावर कम हो जाता है, इसी को अवकलन करते हैं। तो ये बताइए कि अगर हम क्या एक्स स्क्वायर का अवकलन करते हैं तो क्या होगा, 2 आगे आएगा, 2 क्या होगा, आगे आएगा ना, और x में एक कम हो जाएगा, ठीक है ना, x में एक कम हो जाएगा। चलिए इससे पहले इसको अंदर इंट्रोड्यूस करके लिख ही लेते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ेगा, एक स्टेप बढ़ाते चलिए। मतलब कि मैथमेटिक्स में स्टेप मत छोड़ा कीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो, है ना, टीचर को समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ देखिए कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी बाई डी एक्स, एस एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स इंटू 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ना। अब हमें फंक्शन कैसा मिल जाएगा, हमें जो है फंक्शन कैसा मिल जाएगा, यहाँ पर हमको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 तो ऐसे ही है, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ देखिए डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, स्क्वायर आगे आ जाएगा, स्क्वायर आगे आ जाएगा और एक पावर इसमें से कम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा बाबू, 2x के पावर 2 माइनस 1 मिलेगा ना, क्लियर है ना। और उसके बाद डी बाई डी एक्स 5 कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे फंक्शन कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि बाबू आप लोग को बताए थे कि किसी भी वेरिएबल का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं, सॉरी कांस्टेंट का आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वह 0 होता है। समझ में आ रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये वाला फंक्शन तो 0 हो गया, यहाँ बचा 2x के पावर 2 माइनस 1, तो यहाँ बाबू कितना हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स कितना आने वाला होगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा ना, तो x के पावर 1 की वैल्यू तो x ही होती है, तो ये 2x आगे लाइए, यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। समझ में आ रहा है बाबू, कोई डाउट इसमें,
एकदम क्लियर, छोटा सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया ना कैसे किए, एकदम क्लियर है ना। ये जब वेरिएबल जो था वो क्या था, बिगड़ा हुआ था, इसको टी माने थे, टी को फिर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किए और उसके बाद वो यहाँ पे एक बात बता दे रहे हैं कि ये होता क्या है, तो यहाँ पे हो जाता है डी वाई बाई डी टी है ना, तो हम यहाँ पे एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं डी एक्स और डी एक्स अपॉन डी टी कर लेते हैं। तो इसको रहने दीजिए, अभी अपने आप डायरेक्ट समझना है कि क्या करना है, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स कर लेना है, टी की वैल्यू लेना है और एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। इसको अभी ध्यान नहीं रखना है, धीरे से बताएंगे कि ये क्या होता है, समझ में आ रहा है। डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी टी, क्लियर है ना। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी और डी एक्स अपॉन डी टी उधर चला जाएगा, समझ में आ रहा है। चलिए इसको छोड़िए, ये क्लियर है बाबू। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन बताते हैं, बढ़िया क्वेश्चन कोई। देखिए इसके बाद बाबू आपका एक और क्वेश्चन लेते हैं कोई शानदार। हाँ देखिए 3 वेरिएबल है, इसमें लिखा है सेक इंटू 10 इंटू अंडर रूट एक्स। क्या है दी बाबू क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा है सेक इंटू 10 इंटू रूट एक्स। क्या दिया है, सेक 10 रूट एक्स, क्लियर। इसमें ध्यान दीजिए टोटल कितने बिगड़ैल हो रहे हैं। पहले तो सेक का एक्स होना चाहिए, लेकिन 10 रूट एक्स है, इसका मतलब पहले ही से बिगड़ा हुआ है। और उसके बाद इसका भी ऑपरेटर बिगड़ गया, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। ये तो थोड़ा सा बिगड़ा है लेकिन ये बहुत ज़्यादा बिगड़ा है, समझ में आ रहा है। सेक 10 अंडर रूट एक्स, इसका मतलब हमारे पास यहाँ अवकलन करने के लिए श्रृंखला नियम में कितने वेरिएबल होंगे, एक तो ये होगा जिसका ये थीटा मानेंगे या फिर कुछ भी मान सकते हैं, टी एस वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। और उसके बाद इसका भी ऑपरेटर बिगड़ा है, मतलब इसको भी कुछ मानेंगे, समझ में आ रहा है। तो इसको भी क्या करेंगे, कुछ मानेंगे। तो मानने से बढ़िया है कि हम डायरेक्ट एक के बार में अवकलन करते हैं, क्लियर। यहाँ पर देखिए अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करें तो यह पूरा का पूरा, ध्यान दीजिए कि इस पूरे को हम क्या मान सकते हैं, कोई एक नया वेरिएबल मान सकते हैं ना, क्योंकि सेक का अवकलन उसके एक वेरिएबल के साथ ही होता है। और अब आप लोग को बताए हैं कि अगर डी बाई डी एक्स सेक एक्स हो तो ये होता है कितना बाबू, सेक एक्स इंटू 10x, क्लियर। कितना होता है, सेक एक्स इंटू 10x, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर बाबू फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर सेक 10 रूट एक्स है ना, तो यहाँ पर या अगर इसको नया वेरिएबल माने तो ये सेक क्या हो जाएगा, मान लीजिए t है तो सेक t हो जाएगा, है ना। और फिर t की जगह पर क्या है, t की जगह पर बाबू क्या है, 10 रूट एक्स। तो रूट एक्स को बाबू s मान लीजिए, क्या मान लीजिए, s मान लीजिए। और s क्या है बाबू, रूट x है। अब देखिए यहाँ पर 3 काम किए तब जाके हमको रूट x मिला, मतलब अगर t है तो इसके किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष। अगर बाबू यहाँ पे s है तो इसके किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, s के सापेक्ष। अगर यहाँ पे x है तो इसको किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष। हमको x चाहिए था, x मिल गया है ना, एक ही स्टेप में मिल गया, ज़्यादा आगे नहीं भागना है। अब बाबू देखिए सेक t का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अभी बताएं वेरिएबल अगर यहाँ है, अगर सेम है तो उसका क्या होगा, सेक एक्स माइनस 10x, क्लियर है ना, सेक एक्स इंटू 10x, क्लियर है ना। चलिए तो इसका हम क्या करते हैं, सेक एक्स इंटू 10x। हाँ तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, डी बाई डी एक्स सेक टी हो जाएगा कितना बाबू आपका, सेक टी इंटू 10t हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है। सेक टी इंटू 10t, टी आप क्या माने थे, ध्यान रखना है, टी बराबर हम माने थे क्या, 10 रूट एक्स। और ध्यान क्या रखना है, एस बराबर क्या माने थे, यहाँ पर लिख सकते हैं माना, है ना, एस बराबर क्या माने थे बाबू, रूट एक्स। ये ध्यान रखना है, अवकलन कुछ भी करते जाएंगे लास्ट में टी और एस की वैल्यू रख देना, एक्स तो वैसे ही रहेगा, क्लियर। तो अब यहाँ पर एस का, अब बताइए बाबू 10s का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 10 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, पिछले क्लास में 10 का डिफ्रेंशिएशन होता है, अगर मान लीजिए x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो यह होता है सेक स्क्वायर x होता है, समझ में आ रहा है, सेक स्क्वायर x होता है। इसका मतलब 10 अगर s है, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन s के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर s हो जाएगा, है ना। और बाबू ध्यान दीजिए
अगर रूट एक्स है तो ये बहुत अच्छे से बताए थे, रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट किया जाए तो यह फंक्शन कितना आता है, रूट एक्स को अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो यह फंक्शन कितना आता है। ध्यान दीजिए, रूट एक्स है ना, इसको डी बाई डी एक्स करना है, क्लियर। तो अगर मान लीजिए रूट एक्स को और क्या लिख सकते हैं बाबू, रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, रूट को 1/2 लिख सकते हैं। एवं 1/2 नियम के हिसाब से आगे आता है और इसमें से एक पावर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या मिलेगा आपका 1/2 इंटू एक्स के पावर 1/2 माइनस 1 होगा कि नहीं होगा, 2 1 जा 2, 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 1/2 एक्स के पावर माइनस 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। समझ में आ रहा है, x के पावर माइनस 1/2, ये किनारे करिएगा, यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x के पावर रूट माइनस 1/2, इसको और क्या लिख सकते हैं बाबू, इसको लिख सकते हैं 1/2 रूट x लिख सकते हैं ना। अगर पावर में माइनस लगा हो तो वही नीचे आ जाता है ना, आ गया। इसका मतलब इस ये जो रूट x का डिफरेंशिएशन है ये क्या होगा 1/2 रूट x होगा कि नहीं होगा बाबू, कोई डाउट इसमें नहीं ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर t का और s का जो जो वैल्यू हम माने थे वो क्या रख दें, यहाँ पर उठा के पुट कर देते हैं। तो आएगा क्या हमारा बाबू, सेक इंटू 10 रूट एक्स, और क्या आ जाएगा 10 इंटू 10 रूट एक्स, क्लियर, माइनस सेक स्क्वायर एस कितना माने बाबू, s माने हैं रूट एक्स, क्लियर। और यहाँ पे बाबू आपका फंक्शन क्या है 2 रूट एक्स, समझ में आए। अब इसमें कुछ कटने वाला तो है नहीं कि जो काट दे, कुछ भी नहीं कटेगा है ना, तो हम इसको क्या ऐसे ही लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कोई डाउट इसमें नहीं ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए ये 10 स्क्वायर रूट एक्स हो सकता है क्योंकि इसका प्रिंसिपल मैच कर रहा है ना, मैच कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर रूट एक्स। तो एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, यहाँ हो जाएगा सेक इंटू 10 रूट एक्स, और ये क्या हो जाएगा वो 10 स्क्वायर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। चलिए और आगे बढ़ सकते हैं, इसमें और आगे बढ़ सकते हैं नहीं, ठीक है, बस हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर आ गया। समझ में आया बाबू, श्रृंखला नियम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। करना क्या है, जो भी बिगड़ा हुआ फंक्शन है उसको एक नया वेरिएबल t माने, अगर उस t में भी बिगड़ा हुआ फंक्शन है तो उसको एक अन्य नया वेरिएबल s माने, और इसको t रखे इसको s रखे, दोनों का डिफरेंशिएशन किए। और यहाँ पर देखिए ये बना हुआ फंक्शन है ना, क्योंकि हमको x के सापेक्ष अवकलन चाहिए तो x के सापेक्ष मिल गया। मतलब ये तो पूरा खेल था बिगड़े हुए फंक्शन को बनाने का, और यह खेल है बने हुए फंक्शन को ही बनाने का, क्लियर है ना। तब ये बिगड़ा हुआ फंक्शन बन गया आराम से, कोई डाउट बाबू नहीं ना, समझ में आ रहा है क्वेश्चन है ना, क्लियर है ना। इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू, इसके बाद बाबू अगला क्वेश्चन आपको क्या मिला, cos x क्यूब साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। देखिए ये भी बिगड़ा हुआ फंक्शन दिख रहा है ना, फंक्शन कैसा दिख रहा है, एकदम बिगड़ैल दिख रहा है, और भी भयानक बिगड़ैल दिख रहा है। मतलब cos भी बिगड़ा हुआ है और साइन स्क्वायर भी बिगड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि इसका जो क्या कहते हैं इसे ऑपरेटर, और इसका ऑपरेटर, दोनों का दोनों ऑपरेटर क्या है, बिगड़ैल दिख रहा है। तो मतलब इसको क्या कुछ भी मान लीजिए, x के पावर 3 इज इक्वल टू टी, क्लियर, और x के पावर 5 इज इक्वल टू कुछ भी मान लेते हैं टी यू, क्लियर है ना, u मान लेते हैं, s मान रहे थे u भी मान लेते हैं, कुछ भी वेरिएबल, एक नया वेरिएबल ही चाहिए, क्लियर। तो एक्स क्यूब बराबर क्या माने हैं t, और x के पावर 5 बराबर क्या माने हैं u, क्लियर। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब हम फंक्शन क्या करेंगे सॉल्व। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो ये फंक्शन किसका है, y का, तो हम करेंगे क्या y का डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष। अब ध्यान दीजिए हम x क्यूब को क्या माने हैं t माने, तो यहाँ पे ये क्या होगा cos t होगा कि नहीं होगा, क्लियर है ना। और इसको u माने हैं तो यहाँ पे क्या होगा साइन स्क्वायर u होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है, साइन स्क्वायर u। अगर ये t है तो इसको किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष, और वो वाला t हम आगे चल के उसका वैल्यू रखेंगे। समझ में आ रहा है ना, मतलब कि कुछ नहीं करना है। अगर हमको dy बाई डी एक्स चाहिए तो इसका मतलब इसमें हर बार हमको x चाहिए है ना, x चाहिए, तो इसका हम वेरिएबल किसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और उसके साथ साथ इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और जो t माने हैं एक के बार में यहीं पे रख देंगे। समझ में आ रहा है बाबू, एक के बार में यहीं पे रख देंगे, t के सापेक्ष अवकलन किए और इसको यहीं पर रख दिए। t हमारे पास जानते ही हम क्या है, कितना है x क्यूब, समझ में आ रहा है।
और अब यहाँ ध्यान दीजिए u है ना, तो इसको क्या करेंगे, u के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d/du साइन स्क्वायर u हो जाएगा। क्लियर, साइन स्क्वायर u हो जाएगा। और फिर u का अवकलन कर देंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, और u है कितना मेरा x की पावर 5। देखिए बिगड़ैल फंक्शन बना हुआ हो गया कि नहीं हो गया। इसका क्या कहते हैं, इस ऑपरेटर जो है सिंगल दिख रहा है ना, ऑपरेटर सही दिख रहा है, इसका ऑपरेटर भी सही दिख रहा है, ये भी वेरिएबल सही दिख रहा है, ये भी वेरिएबल सही दिख रहा है। इसी को बोलते हैं श्रृंखला नियम। एक के बार में लिख दिए। क्लियर। अब इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट। कॉस टी को टी के सापेक्ष करेंगे तो बाबू आपको क्या मिलेगा, माइनस साइन टी मिलेगा। माइनस साइन क्या मिलेगा, टी मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा बाबू, माइनस साइन टी। और ये बाबू d/dx एक्स क्यूब करेंगे तो कितना होगा बताइए, एक्स क्यूब, क्यूब आगे आ जाएगा और यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगा, है ना। बाबू ध्यान दीजिए, फिर मल्टीप्लाई में ही है, साइन स्क्वायर u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बाबू, कॉस स्क्वायर u। समझ में आ रहा है, साइन स्क्वायर u का डिफ्रेंशिएशन कॉस स्क्वायर u। और फिर इसके बाद u का वैल्यू कितना है, x के पावर 5। तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 × x के पावर 4, है ना। इसमें कोई डाउट नहीं है ना बाबू। अब देखिए यहाँ पे t और u दोनों की वैल्यू x के रूप में लिख लें क्या, दोनों की वैल्यू x के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है बाबू, माइनस साइन t कितना है, x क्यूब इंटू क्या है 3x स्क्वायर इंटू बाबू u कितना है, x के पावर 5। तो यहाँ हो जाएगा x के पावर 5 और बाबू ये कितना है, 5x के पावर 4। अब इसको सजा लीजिए, है ना, सजा लेंगे, आंसर आ गया। सजाएंगे कैसे बाबू, यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों के दोनों पावर, दोनों के दोनों का बेस सेम है ना, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और दोनों के कॉन्सोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 × 5 15 और x के पावर 2 और x के पावर 4 कितना हो जाएगा, x के पावर 6। क्लियर। तो यहाँ कितना हो जाएगा बाबू आपका, माइनस 15 x के पावर 6 और ये हो जाएगा बाबू साइन x क्यूब, साइन ही है ना, हाँ, साइन x क्यूब इंटू कॉस स्क्वायर x के पावर 5। समझ में आ रहा है बाबू, आपका आंसर ये आ जाने वाला होगा। समझ में है ना, यही हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएशन किसका, y का, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। समझ में आ रहा है ना, सिंपल क्वेश्चन है। श्रृंखला विधि, श्रृंखला विधि कैसे था, जो भी बिगड़ैल फंक्शन था ऑपरेटर में उसको एक नया वेरिएबल माने, यहाँ भी ऑपरेटर बिगड़ा हुआ था, नया वेरिएबल माने, दोनों का उसी वेरिएबल के साथ, जो वेरिएबल माने हैं उसी के साथ अवकलन किए और उस वेरिएबल का इसके साथ ही मल्टीप्लाई में भी अवकलन कर दिए, ठीक है ना, x के सापेक्ष, क्योंकि वो वेरिएबल किसका था, x का था। समझ में आया। तो यह स्टेप 3 स्टेप 4 लाइन में ख़त्म हो गया। बढ़िया क्वेश्चन था, मज़ेदार अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना, इसको बना लीजिएगा। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और बताते हैं ना, डिफरेंशिएशन में ही एक क्वेश्चन और बताते हैं। आज प्रयास करेंगे कि आप लोग का 5.2 एक्सरसाइज ख़त्म कर दें, है ना, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें है नहीं, 5.2 एक्सरसाइज ख़त्म कर दें। चलिए देखिए, इसके बाद अब बाबू आपका अगला क्वेश्चन क्या है, एक और बनाते हैं। कौन सा बनाते हैं बाबू, हाँ चलिए 7 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड है ना, समझ में आ जाएगा कैसे बनेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, 8 आप लोग बनाइएगा, 8 सिंपल है, आप लोग बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए 7 बनाते हैं। 2 रूट कॉट कितना है बाबू, 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। दिख रहा है फंक्शन क्या है, 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, है ना, फंक्शन एफ एक्स कॉट एक्स स्क्वायर। यहाँ ध्यान क्या देना है कि बिगड़ा हुआ फंक्शन कहाँ कहाँ है, बिगड़ा हुआ फंक्शन कहाँ कहाँ है। यहाँ तो ध्यान दीजिए कि सबसे पहले तो ये रूट लगा के इसी को बिगाड़ दिया, ये पूरा का पूरा फंक्शन है बिगाड़ दिया, बिगड़ गया ना, क्योंकि हमको रूट एक्स की वैल्यू पता है, रूट एक्स क्या है, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है, मतलब यही वैल्यू बिगाड़ दिया। ये पूरा के पूरा वेरिएबल हमको नया लेना पड़ेगा सबसे पहले, है ना। तो इस पूरे वेरिएबल को क्या मान लेते हैं, अगर मान लीजिए कि कॉट एक्स स्क्वायर को हम क्या मान लिए बाबू, टी मान लिए, है ना, क्या मान लिए, टी मान लिए। उसके बाद ध्यान दीजिए कि अगर इसको पूरे को टी माने, इसका मतलब ये रूट टी हो जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिए कि टी के अंदर इस भी बिगड़ा हुआ है, बिगड़ा है कि नहीं बिगड़ा है, कॉट का ऑपरेटर भी बिगड़ा है, जो हमारा एक्स स्क्वायर है वहाँ क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, लेकिन एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब यह भी बिगड़ा है, तो इसको भी एक नया वेरिएबल क्या मान लेंगे, एस मान लेंगे, है ना।
मान लेंगे, क्लियर है ना। और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तब वो सॉल्व करेंगे तो यहाँ बाबू इधर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, डायरेक्ट इधर x के सापेक्ष अवकलन कर दिए। और यहाँ ध्यान दीजिए जो जो वेरिएबल माने हैं उसी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो d बाई डी टी क्या हो जाएगा, 2√t हो जाएगा ना, 2√t। इसके बाद बाबू t क्या है, t क्या है, ध्यान देना है कि t है हमारा cot x स्क्वायर, क्या बाबू, cot x स्क्वायर है ना, t हमारा क्या है, cot x स्क्वायर। तो क्या इसका x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं, ध्यान दीजिए कि cot x स्क्वायर और उसमें x भी x स्क्वायर को भी मान लिए s, तो इसका मतलब यहाँ क्या लिखेंगे, cot s और इसका s के सापेक्ष अवकलन करेंगे और लास्ट में हमको क्या मिलेगा, d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। स्टेप समझ में आया है ना। हम क्या माने थे, t मान लिए, cot इस x स्क्वायर को t मान लिए तो यहाँ t हो गया। अब फिर इस cot x स्क्वायर में x स्क्वायर को s मान लिए तो ये क्या हो गया, cot s अपॉन d बाई डी एस cot s, और क्या हो गया d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। यह स्टेप समझ में आया। और उसके बाद बस अगर ये आपको लिखना आ गया तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसका डायरेक्टली अवकलन कर सकते हैं, याद रहेगा तो। अब ध्यान दीजिए 2√t, रूट टी का अवकलन अभी बताएं, रूट टी का अवकलन क्या होता है, रूट टी का अवकलन क्या होगा, तो यहाँ क्या होगा, 1 बाई ऊपर 2 है, 2 बाई 2√t हो जाएगा ना, रूट टी का अवकलन 1 बाई 2√t, क्लियर है ना। और बाबू यहाँ ध्यान दीजिए cot s का अवकलन क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर s होगा कि नहीं होगा, क्लियर है ना, माइनस कॉसेक स्क्वायर s। और यहाँ ध्यान दीजिए x का अवकलन है तो ये तो आसान है, ये कितना हो जाएगा 2x, क्लियर। बाबू ध्यान दीजिए t की और s की वैल्यू उठा के रख दें यहाँ पे, क्लियर। आपको क्या मिलेगा, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाने वाला है, काट दीजिए। उसके बाद ये मिलेगा 1 बाई रूट में क्या मिलेगा बाबू आपको, cot x स्क्वायर, क्योंकि t को क्या माने थे, x, cot x स्क्वायर। और ध्यान दीजिए माइनस कॉसेक स्क्वायर s को क्या माने थे, x स्क्वायर, क्लियर है ना। और इंटू क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। समझ में आया। यह अरेंज विधि नहीं है, यह हमारा आंसर आ गया, लेकिन इसको अब क्या करेंगे, थोड़ा सा सजा देंगे तो हमारा सुंदर सुंदर आंसर दिखेगा। वो माइनस है, माइनस को बाहर लेके चले आओ, जो वेरिएबल अकेला दिख रहा है उसको भी बाहर लेके चले आओ, तो ये बाबू क्या हो जाएगा, -2x इंटू, ये ऊपर है ये नीचे है, एक साथ लिख लिया जाए, क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका क्या मिलेगा, रूट में cot x स्क्वायर। देखिए x के फंक्शन में मिल गया ना, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, ये हमारा आंसर हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी, क्लियर, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। समझ में आया बाबू। क्वेश्चन आसान था, थोड़ा सा ट्रिकी था, समझना ज़रूरी था कि सबसे पहले ही इसको बिगाड़ दिया गया था, इसीलिए पहले ही पूरे के पूरे फंक्शन को ही टी मान लिया गया ना, और उसी टी को एस, फिर उसके बाद उसमें भी जो बिगड़ा था उसको भी एक नया वेरिएबल माने एस, और उसके बाद उस एस का डिफ्रेंशिएशन एक्स के सापेक्ष में कर दिए। समझ में आ गया ना बाबू, क्वेश्चन एकदम क्लियर है ना, कोई डाउट इसमें नहीं ना, आसान क्वेश्चन था। इसके बाद चलिए, और यहाँ तक देखिए 1 से लेकर 8 तक में हम आप लोग को 3 क्वेश्चन बता दिए, और 3 हाँ, और जो भी 3-5 क्वेश्चन और बचे हैं वो आप लोग लगाने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना, लगाने का प्रयास करिएगा। जो इसमें नया टाइप लग रहा था वो सारे क्वेश्चन आपको बता दिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा चेंज है इसमें, है ना, क्वेश्चन चेंज है थोड़ा सा, अवकलनीयता पे क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि फलन मॉड, सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन आपका है बाबू क्या, क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि फलन, है ना, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, है ना, मॉड ऑफ क्या, एक्स प्लस 1, एक्स और x क्या बिलोंग कर रहा है बाबू, ऑल रियल नंबर, पूरा का पूरा रियल नंबर है x, क्लियर है ना। और कह रहा है कि x 1 पर जो है अवकलनीय नहीं है, x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। चलिए पता करते हैं कैसे यह अवकलनीय नहीं है। एक क्वेश्चन मिला बाबू अवकलनीय पर, है ना, अवकलनीय हम पिछले लेक्चर में समझा चुके हैं कैसे होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन हमको मिला कि सिद्ध कीजिए कि फलन जो भी हमारा फंक्शन दिया है यह x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, और उसमें x क्या है बाबू, x हमारा ऑल रियल नंबर है, जितने भी वास्तविक संख्याएं होती हैं सभी के सभी, है ना। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए अगर बाबू अवकलनीय नहीं है तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्या यह अवकलनीय है। इसका मतलब क्या निकाल
निकाल लेते हैं, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर दोनों बाबू बराबर नहीं आया तो डायरेक्ट लिख देंगे कि x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। तो हम सबसे पहले इसको हल करते समय पहले यही मान लेंगे, उसके विरुद्ध मान लेंगे कि माना फलन बाबू क्या, फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय है। अभी तो यही मानेंगे अवकलनीय है, तभी इसका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है ना। माना फंक्शन x बराबर 1 पर ही अवकलनीय, फंक्शन हमारे पास क्या है, मॉड ऑफ x + 1 है ना, मॉड ऑफ क्या है, x + 1। तो अगर अवकलनीय है तो बाबू हम क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और बाबू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कल आप लोग को बताए थे क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ क्या होता है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे फंक्शन 1 पर अवकलनीय है तो a1 माइनस एच माइनस फंक्शन एट 1 डिवाइडेड बाई क्या होता है वो माइनस एच। क्लियर है ना, ये समझ में आ रहा है, एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन क्या माइनस एच। ये कैसे आया था, पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से आप लोग को समझाए हैं, पूरा प्रूफ करके समझाए है ना, एक बार वो लेक्चर देख लीजिएगा, आप लोग को ये क्लियर हो जाएगा। और बाबू उसके बाद हमको क्या निकालना होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या निकालना होगा बाबू, राइट हैंड डेरिवेटिव। और राइट हैंड डेरिवेटिव आपका क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 क्या, h टेंस टू 0 फंक्शन एट बाबू c + 1 है ना, c + h माइनस फंक्शन एट 1 डिवाइडेड बाई h होता है। क्लियर है ना। और h किसको टेंड करता है, 0 को। बहुत अच्छे से ये समझा चुके हैं कि हम क्या करेंगे, 1 से थोड़ा सा पीछे और 1 से थोड़ा सा आगे स्लोप निकालते हैं। जो भी इसका ग्राफ होगा इस ग्राफ का स्लोप निकालते हैं। तो ये बाबू स्लोप का ही फॉर्मूला है। अगर स्लोप इससे कट कर गया, मतलब एज बना गया, कट कर गया, तो हम कहेंगे फलन अवकलनीय है। और अगर नहीं कटा तो फलन अवकलनीय नहीं है। पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाए थे। क्लियर ना। तो वो देखिए, ध्यान दीजिए, अब हम यहाँ क्या रखेंगे, फंक्शन जहाँ पे x है वहाँ पे इसमें 1 माइनस एच रखेंगे, और इसमें जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रखेंगे। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, आपका फलन हो जाएगा क्या, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन एट 1 माइनस एच। फंक्शन हमारे पास क्या है, मॉड ऑफ x + 1। x की जगह पे क्या रखना है, 1 माइनस एच। क्लियर ना। तो मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, 1 माइनस एच प्लस 1 हो जाएगा ना। ठीक है, 1 माइनस एच प्लस 1 माइनस फंक्शन एट 1, मतलब कि जहाँ x है वहाँ डायरेक्ट क्या रख दो, 1 रख दो। तो यहाँ 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 1 + 1। क्लियर। डिवाइडेड बाई कितना है बाबू, माइनस एच। समझ में आ रहा है, डिवाइडेड बाई माइनस एच। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, राइट हैंड डेरिवेटिव में, राइट हैंड डेरिवेटिव भी साथ में ही करते चले। यहाँ मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 है ना। फंक्शन क्या रखना है, x की जगह पे अब रखना है 1 + h, मतलब 1 से थोड़ा सा आगे जाके स्लोप निकालना है। ठीक है ना, 1 से थोड़ा सा आगे जाना है, मतलब x की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 + h + 1। क्लियर, 1 + h + 1। और यहाँ पे फंक्शन एट 1 कितना हो जाएगा, फंक्शन एट 1 आपका होगा मॉड ऑफ 1 + 1। कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ 1 + 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, h। क्लियर। ये भी साथ में चलते आ रहा है ना। ध्यान दीजिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, ऐड कर लीजिए 1 + 1 माइनस एच, मतलब 2 माइनस एच है ना, 2 माइनस एच। और इससे मॉड खोलेंगे तो बाहर क्या है, प्लस है, तो मॉड डायरेक्ट खुल जाएगा। तो यहाँ पे फंक्शन आपका क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस एच मिलेगा ना। समझ में आ रहा है, मॉड भी खुल गया, क्योंकि बाहर क्या था, प्लस था। और मॉड की क्वालिटी होती है कि वो माइनस को भी प्लस बना देता है और प्लस को भी प्लस ही रखता है, माइनस नहीं बनाता है। और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक बात ध्यान दीजिए कि ये माइनस अंदर था तो इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। समझ में आ रहा है, माइनस था तो इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। मॉड है ना, मॉड की क्वालिटी क्या होती है, माइनस वाले को प्लस कर देता है। क्लियर। तो 2 + h - 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, -h। क्लियर। अब वो देखो, ध्यान दो, 2 से 2 कैंसिल, h से h कैंसिल, -1 बचा ना। जब h बचा ही नहीं तो रखेंगे कहाँ से, लिमिट गायब। यहाँ पे क्या आ गया बाबू, -1 आ गया। समझ में आ रहा है, मतलब हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया, -1। और उसके बाद अब इसका राइट हैंड डेरिवेटिव फिर ऐसे ही चेक करते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ देखिए दोनों के दोनों प्लस है ना, तो मॉड से निकल भी जाएंगे तो भी इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + h क्या हो जाएगा, 2 + h - 2 डिवाइडेड बाई h हो जाएगा ना। अब 2 से 2 कैंसिल मार दो, h से h कैंसिल मार दो, h बचा नहीं, लिमिट खत्म हो गया। यहाँ पर कितना है बाबू आपका, 1 आया। यहाँ पर कितना आया, 1। यहाँ पर कितना आया, -1 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, फंक्शन
x बराबर 1 पर अवकलनीय है क्या? नहीं है ना, दोनों के फंक्शन डिफरेंट आ रहे हैं ना। इसका मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे आपका कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड क्या बाबू? डेरिवेटिव, है ना, राइट हैंड डेरिवेटिव। अतः फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय क्या नहीं है? x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? x बराबर 1